मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 के चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स। पहला टॉपिक है अम्ल और क्षारक दोनों के गुणधर्म में क्या क्या अंतर है। देखते हैं गुणधर्म अम्ल और क्षारक। स्वाद कैसा होगा? अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। स्पर्श कैसा होगा? तो अम्ल जो होता है सामान्यतः स्पर्श नहीं किए जा सकते हैं, और सामान्यतः साबुन जैसा चिकना जो होता है वो क्षारक होता है। लिटमस पर प्रभाव कैसा होगा? तो नीले लिटमस को लाल कर देता है, और क्षारक जो होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसको याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है, अम्ल को हम लोग एसिड से लिखते हैं, तो एसिड क्या करेगा? ब्लू को रेड करेगा, ब्लू को रेड कर देगा। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ए जो है बी को आर बना देता है। इसका उल्टा भी सही है कि बेस जो होगा वो आर को बी कर देगा। तो इससे अच्छा रहेगा याद करना आपको कि ए जो है वो बी को आर कर देता है, यानी एसिड जो है ब्लू को रेड कर देता है। तो अम्ल जो है क्या करेगा? नीले लिटमस को लाल कर देता है। एक याद रखेंगे तो उसका अपोजिट अपने आप याद हो जाता है ना। इसके बाद क्या है? जलीय विलयन में अम्ल क्या होता है? तो H+ आयन देता है, यानी जलीय विलयन में आप डालते हैं अम्ल को तो H+ आयन में वो टूट जाता है। इससे पहले एक चीज़ हम लोग पढ़े थे, अम्ल स्पर्श करने में सामान्यतः इसको स्पर्श नहीं किया जा सकता है क्योंकि जलन सी अनुभव होती है, तो अम्ल को स्पर्श नहीं किया जा सकता है। और क्षारक को अगर स्पर्श करेंगे तो साबुन जैसा चिकना उसको आपको फील होगा। जलीय विलयन में देख रहे थे, तो जलीय विलयन में H+ आयन देता है, H3O+ आयन भी देता है ये। और क्षारक अगर हम डालते हैं जलीय विलयन में तो OH- आयन जो है हाइड्रोक्साइड आयन वो देता है। अब pH का मान कैसा होगा? तो pH मान अम्ल का हमेशा 7 से कम होता है। ये आगे और हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। अभी बस ये समझते हैं कि pH वैल्यू अम्ल का हमेशा 7 से कम होता है, और अगर क्षारक का देखेंगे तो 7 से अधिक होगा। तो ऐसे बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं कि उदासीन विलयन है तो 7 है, 7 से कम है तो एसिड है, और 7 से ज़्यादा है तो बेस है। वैसे भी ए जो है बी से पहले आता है, तो ए जो होगा कम होगा और बी ज़्यादा होगा। तो 7 जो है न्यूट्रल होगा, और न्यूट्रल मतलब उदासीन विलयन, यानी सामान्य जल जो हम लोग पीते हैं, आसूत जल जो होता है। हाँ, सामान्य जल में तो कुछ मिनरल्स होते हैं, लेकिन आसूत जल जो होता है, डिस्टिल्ड वाटर जो होम्योपैथी मेडिसिन में यूज़ किया जाता है, वो आसूत जल होता है। उसकी जो है pH वैल्यू हमेशा 7 होती है। तो 7 आसूत जल, और जो बैटरी में हम लोग पानी भरते हैं उसकी उसकी भी जो pH वैल्यू होती है वो 7 होती है। तो उससे कम का अगर वैल्यू होगा pH का तो एसिड हो जाएगा, और उससे ज़्यादा का होगा तो वो बेस हो जाएगा। अब उदाहरण में देख लेते हैं, तो अम्ल का एक अच्छा उदाहरण है HCl, बहुत अच्छा अम्ल है। H2SO4, CH3COOH, ये सब अम्ल के एग्जाम्पल्स हैं। अम्ल एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि अम्ल में H+ तो होगा ही होगा, क्योंकि H+ ही होता है जो जल में घुलने पे वो आयन H+ देता है। लेकिन अगर क्षारक का एग्जाम्पल देखें तो NaOH, KOH और COH का होल 2। आप एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि क्षारक में हमेशा एग्जाम्पल हम लोग OH का ही लेते हैं, क्योंकि OH वाला कंपाउंड नहीं होगा, यौगिक नहीं होगा, तो OH कैसे वो रिलीज करेगा वाटर में? पानी में जब डालेंगे तो OH आयन, आप जस्ट अभी पढ़ाए थे हम कि OH- जो है आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, वो देता है पानी में घुलने पे। तो OH वाला ही आपको यौगिक लेना होगा, यानी NaOH, KOH और COH का होल 2, ये सब एग्जाम्पल है क्षारक का। और H+ वाला जो होगा यौगिक वो अम्ल का एग्जाम्पल है। ना इसके बाद हम लोग को पढ़ना है क्षार। क्षार क्या होता है? तो क्षार जो होता है ऐसे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, उन्हीं को क्षार कहते हैं। ऐसे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उन्हें ही क्षार कहते हैं। उदाहरण के लिए NaOH और KOH। तो जो भी क्षार जल में घुल जाता है, जल में घुलनशील होता है, उसी को एल्कली यानी क्षार कहते हैं। अब है सूचक। सूचक क्या होता है? इंडिकेटर्स।
वे पदार्थ जो अम्ल और क्षारक के साथ रंग या गंध दोनों चीज़ बदल सकता है, या तो रंग बदलकर या तो गंध बदलकर हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारकीय। मतलब सूचक उसको बोलेंगे जो अम्ल और क्षारक विलयन के साथ अगर मिलता है तो रंग या गंध बदलकर हमें इंडिकेट कर देता है, इसीलिए तो इसको इंडिकेटर कहा जाता है। सूचित कर देता है रंग या गंध बदल के कि अम्लीय है विलयन या क्षारकीय है। तो ऐसे पदार्थ सूचक कहलाते हैं। अब सूचक भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला है आपका प्राकृतिक सूचक यानी नेचुरल, जो नेचर से हम लोग को मिलता है। तो लिटमस भी हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल लिटमस, हल्दी और गुड़हल की पंखुड़ियाँ, ये सारे नेचुरल प्राकृतिक सूचक है। दूसरा हो जाएगा कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक क्या क्या हो सकता है? तो कृत्रिम सूचक में मैथिल ऑरेंज और फिनोप्थेलीन, ये दोनों और भी है, और कृत्रिम सूचक में ये दोनों एग्जाम्पल हो जाएगा। तीसरा है गंधीय सूचक, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये क्या क्या होता है? तो प्याज, वैनिला, लौंग का तेल जो अम्लीय माध्यम में गंध बदल जाती है इनकी, और क्षारकीय माध्यम में नहीं होता है, इसीलिए इनको गंधीय सूचक कहते हैं। मतलब प्याज, वैनिला और लौंग का तेल जो है, जब आप अम्लीय माध्यम में उनको डालेंगे तो उनका गंध बदल जाता है। तो हम लोग समझ जाएंगे किसी विलेन को अगर चेक करना हो कि अम्लीय है या क्षारीय, तो अम्लीय अगर होगा तो उसमें डालने पे उसका गंध बदल जाएगा। तो हम लोग समझ जाएंगे कि गंध बदल गया तो अम्लीय है, और गंध नहीं बदला तो फिर क्षारकीय माध्यम है वो। तो इस तरह से तीन सूचक थे, तीन प्रकार के सूचक थे, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण। तो अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण चलिए देखते हैं। धातु के साथ अभिक्रिया, फर्स्ट पार्ट जो पढ़ना है, धातु के साथ अभिक्रिया। अम्ल या क्षारक कोई भी चीज़ हो, धातु के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो लवण और हाइड्रोजन गैस देगा। एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। अम्ल और क्षारक जो हैं धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण तो देते ही हैं, उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस की बबल्स निकलते हैं। हाइड्रोजन गैस ऊपर की ओर निकलेगा पानी से, मतलब विलयन से ऊपर हाइड्रोजन गैस ही निकलती है। जब भी रिएक्शन होगा तो आपको ध्यान रखना है हाइड्रोजन गैस ही वहाँ से निकलेगी। अब जांच इसके लिए क्या है? तो H2 गैस जो है जलती हुई मोमबत्ती के पास पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। अगर आपको चेक करना हो कि ये कौन सी गैस है तो मोमबत्ती आप वहाँ ले जाएंगे, तो जलती हुई मोमबत्ती जब H2 गैस के पास आएगी तो वो पॉप की साउंड करती है और उस ध्वनि के साथ वो जलने लगती है। ऐसा केवल हाइड्रोजन गैस के साथ होता है। तो हम लोग समझ जाते हैं कि हाइड्रोजन गैस ही थी जो पॉप की आवाज़ के साथ जली। अब है धातु कार्बोनेट के साथ क्या होगा, या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो केवल अम्ल के साथ इसका अभिक्रिया होता है। अगर अम्ल धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होती है तो लवण भी देता है, CO2 भी देता है और जल भी देता है। यानी अम्ल को जब आप धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण प्लस CO2 प्लस जल देता है। अब है इसकी जांच कैसे होगी? तो CO2 जो है गैस चूने के पानी यानी लाइम वाटर को दूधिया कर देता है। अगर आप उस गैस को पता करना चाहें कि ये कौन सी गैस निकली है तो आप क्या कीजिए, उसको लाइम वाटर से पास करवाइए, तो वो चूने का पानी जो है लाइम वाटर उसको दूधिया कर देती है, यानी कलर और डीप वाइट कर देती है। नौ, अब तीसरा जो इसका रासायनिक गुण है वो है धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो क्षारकीय प्रकृति ये शो करता है। अम्ल जो है धात्विक ऑक्साइड के साथ अगर आप इसको अभिक्रिया करवाएंगे तो लवण भी देगा और जल भी देगा। यानी कहीं ना कहीं अम्ल जो है धात्विक ऑक्साइड यानी इसको क्षार मान के अभिक्रिया कर लेता है। अम्ल जब भी यानी एसिड जब भी बेस से रिएक्शन करता है तो ये सॉल्ट ही देता है। तो बेसिकली यहाँ तो हम बेस लिए नहीं हैं, धात्विक ऑक्साइड लिए हैं। इस तरह से हम ये भी समझ सकते हैं कि धात्विक ऑक्साइड जो होता है वो क्षारकीय प्रकृति का होता है। यानी अम्ल जब भी धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो है अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो जैसे हम लोग देखे थे कि धात्विक ऑक्साइड रहता था तो यहाँ क्षारकीय प्रकृति होती थी, लेकिन यहाँ अधात्विक ऑक्साइड है तो ये अम्लीय प्रकृति की होगी। तो ध्यान रखना है कि अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं और धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारकीय प्रकृति के होते हैं।
तो अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया देखेंगे तो क्षारक जो है अधात्विक ऑक्साइड के साथ अगर अभिक्रिया होता है तो लवण और जल बनाता है। यानी क्षारक और यहाँ पे अगर हम एसिड ले लेते यानी अम्ल ले लेते तो भी यही रिएक्शन होता, यानी बेस प्लस एसिड जो होगा वो सॉल्ट प्लस वाटर देगा, सॉल्ट प्लस वाटर देगा। लेकिन यहाँ बेस में हम क्षारक यूज किए हैं और अम्ल के जगह पे हम उसी अधात्विक ऑक्साइड को ले लिए हैं। चूँकि अम्ल भी अधात्विक ऑक्साइड जैसा ही होता है, या अधात्विक ऑक्साइड उल्टा भी आप कह सकते हैं। अधात्विक ऑक्साइड जो होता है एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, इसीलिए क्षारक जो है अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। अब है उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इस चीज़ को हम लोग 2 बार देख चुके हैं ऊपर भी, और यही चीज़ है कि अम्ल क्षारक जब भी रिएक्शन करता है तो लवण और जल देता है। यही क्षारक के जगह पे हम लोग धात्विक ऑक्साइड यूज़ कर लेते थे और अम्ल के जगह पे अधात्विक ऑक्साइड यूज़ कर लेते थे तो भी वही रिएक्शन होता था। तो इसी रिएक्शन को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें उदासीन कर देगा, यानी अम्ल अगर आप ले लेते हैं और क्षार ले लेते हैं तो वो दोनों न्यूट्रल बना के सॉल्ट बना देगा और प्लस वाटर बना देगा। तो जब भी उदासीनीकरण अभिक्रिया हो दैट मीन्स उसमें आपको सॉल्ट बनाना ही बनाना है, यानी अम्ल और क्षारक जो है वो लवण और जल बना देने की अभिक्रिया जो है यही उदासीनी अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया जो होती है उष्माक्षेपी होती है, एक्सोथर्मिक, थर्मो मीन्स हीट होता है और एक्सो मतलब बाहर आना, यानी उष्मा इससे बाहर निकलती है। उष्माक्षेपी हिंदी में भी आप समझ सकते हैं, उष्मा मतलब हीट और क्षेपी मतलब बाहर निकालना, यानी इस अभिक्रिया से उष्मा बाहर निकलती है। अब पीएच स्केल और दैनिक जीवन में महत्व, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पीएच स्केल और दैनिक जीवन में महत्व क्या है। पीएच स्केल बेसिकली क्या होता है, किसी विलयन में H+ आयन जो है उसकी सांद्रता मापने का एक स्केल है। यानी पीएच स्केल क्या है कि किसी विलयन में आपके पास जो विलयन है उसमें H+ कितना आयन है, H+ की सांद्रता कितनी ज़्यादा है, कम है या ज़्यादा है, यही चीज़ वो मापने का एक स्केल है। अगर पीएच स्केल ज़्यादा है यानी सांद्रता ज़्यादा है, कम है तो कम है, इसका उल्टा ही होता है। तो सांद्रता मापने का एक स्केल है, बस इतना समझिए। नाउ अब देखिए पीएच में पी जो है वो पुंसांश यानी पोटेंस कहते हैं और उसका सूचक है जिसका अर्थ होता है शक्ति, यानी पी का मतलब पावर, आप समझ सकते हैं। पी का मतलब आप पावर समझ सकते हैं, पावर ऑफ H+ आयन, इतना आप समझ सकते हैं। पीएच मीन्स होता क्या है, तो पी मीन्स पावर, H+ आयन का पावर कितना है उस विलयन में, बस इतना हमको पीएच स्केल से पता चलेगा। पीएच स्केल अगर 7 है तो विलयन उदासीन है, ये जस्ट ऊपर भी डिस्कस किए थे कि 7 जो है डिस्टिल वाटर का होता है तो वो उदासीन होता है। यानी पीएच स्केल 7 है तो उदासीन होगा वो, या शुद्ध जल आप बोल सकते हैं। उसका एग्जाम्पल, पीएच स्केल अगर 7 से कम है, इस सिंबल का मतलब कम होता है। पीएच स्केल अगर 7 से कम है तो वो अम्लीय होगा, यानी H+ आयन की सांद्रता अम्ल में अधिक होगी। और पीएच स्केल अगर 7 से ज़्यादा है तो अम्ल की प्रकृति कम होगी, उसमें क्षारकीय गुण होगा, OH- की सांद्रता अधिक होगी। यानी एक चीज़ तो कंफर्म है कि पीएच स्केल जो है अगर 7 से कम है तो उसमें क्या होगा, H+ ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा। और पीएच स्केल अगर 7 से ज़्यादा है तो उसमें OH- जो होगा वो ज़्यादा होगा। यानी उल्टा भी आप समझ सकते हैं, अगर H+ ज़्यादा है तो OH- यहाँ कम था, और यहाँ OH- ज़्यादा है तो H+ यहाँ पे कम हो जाएगा। एक चीज़ रहेगा तो दूसरा चीज़ कम होगा। यानी अम्लीय और क्षारीय विलयन की पहचान बस इतनी है कि पीएच स्केल जो है अम्लीय विलयन में बहुत कम होती है, 7 से कम ही होगी, और जितना कम होगी उतना वो ज़्यादा अम्लीय होगा। और पीएच स्केल अगर 7 से ज़्यादा है तो क्षारकीय विलयन है, और 2 क्षारकीय विलयन में अगर तुलना करें तो क्षारकीय विलयन में जिसमें ज़्यादा 7 से जितना ज़्यादा वैल्यू होगा उसकी पीएच वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा वो क्षारकीय होगा। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। पीएच का क्या महत्व है हमारे दैनिक जीवन में, देखते हैं। पाचन तंत्र में, दंत क्षय में, पौधे और पशुओं का पीएच परास और आत्मरक्षा।
तो ये सब में क्या महत्व है पीएच स्केल का वो देखते हैं। तो पाचन तंत्र में हमारे पेट में HCl अम्ल जो है भोजन को पचाता है। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि हमारे भोजन को पेट में कौन पचाता है, तो HCl जो अम्ल है ना वही पचाता है। अपच की स्थिति में जब इंडाइजेशन हो जाता है तो अम्लता बढ़ जाती है, यानी एसिडिक हमारा जो स्टोमक होता है एसिडिक हो जाता है, जिसे दूर करने के लिए दुर्बल क्षारक यानी एंटासिड का उपयोग किया जाता है। अगर हमारे बॉडी में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो उसको कम करने के लिए, उसको दूर करने के लिए दुर्बल क्षारक यानी एंटासिड का उपयोग कर लेते हैं, जिससे पाचन तंत्र में जो गड़बड़ी होती है वो ठीक हो जाता है। अब है दूसरा दंत क्षय, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड है दंत क्षय यानी टूथ डिके जब होता है, मुंह का पीएच का मान जो है 5.5 से अगर कम हो जाता है तो दांतों का इनामेल जो हमारी बॉडी का सबसे कठोर पार्ट होता है वो नष्ट होने लगता है। सो ध्यान रखना है कि हमारे मुंह का पीएच का स्केल 5.5 से कम नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, रात में अगर आप मीठा चीज़ या कोई टॉफ़ी चॉकलेट खा के सोते हैं, बच्चों को अक्सर मना की जाती है, तो रात में क्या होता है वो फर्मेंट हो जाता है। अगर दांत में लगी हुई रह गई तो फर्मेंट होके वो सुबह तक एसिड बना लेता है, और जिससे हमारे मुंह का पीएच का वैल्यू जो है ना 5.5 से कम हो जाता है तो टूथ डिके होने लगता है। इसीलिए अवॉइड किया जाता है टॉफ़ी खाने से बच्चों को, और अगर कुछ खाते भी हैं मीठा तो रात में ब्रश करके सोने का कोशिश करें, जिससे पीएच स्केल जो है मुंह का वो कम नहीं होगा। तो दंत क्षय टूथ डिके में 5.5 स्केल से कम होगा तो दांतों का इनामेल यानी CA3PO4 का होल 2 ये जो है वो इनामेल का फॉर्मूला है, ये आपका वो नष्ट होने लगता है। अब नेक्स्ट इसका है थर्ड वाला, पौधे और जंतुओं का पीएच परास। पौधे और पशुओं का पीएच परास क्या होता है, तो हमारे शरीर में 7.0 से 7.8 के बीच में ही पीएच का परास होता है, यानी हमारा बॉडी जो है पूरा का पूरा बेसिक मीडियम में रहना चाहता है और वर्क भी उसी में करता है, यानी 7.0 से 7.8 पीएच के बीच हमारा बॉडी वर्क करता है। अम्लीय वर्षा का पीएच जो होता है 5.6 से कम होता है। एक और चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपका बॉडी एसिडिक ना हो, क्योंकि हमारा बॉडी बेस्ट वर्क तभी करेगा जब वो क्षारीय विलयन में वर्क करेगा, यानी हमारा बॉडी क्षारीय ज़्यादा रहना चाहता है, यानी उसकी वैल्यू 7.8 से 7.0 से 7.8 के बीच रहना चाहती है। इसलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा सैलड्स और स्प्राउट्स यानी अंकुरित अनाज और सलाद जैसे खीरा वगैरह ये सब खाना चाहिए। आत्मरक्षा नेक्स्ट वाला पार्ट है हमारा आत्मरक्षा का। तो मधुमक्खी का डंक हो या कोई भी डंक हो, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो भी हो, बिच्छू, मधुमक्खी, चींटी, जो भी चीज़ छोटे मोटे जीव जंतु हैं वो डंक मारते हैं तो अम्लीय पदार्थ वो हमारे अंदर छोड़ देते हैं, जिसका इलाज जो है हम लोग कैसे करेंगे घर पे, जलन तो बहुत होता है उसमें, तो जिसका इलाज हम लोग कैसे करेंगे, तो बेकिंग सोडा जो है जैसे दुर्बल क्षारक अगर हम लेप लगा लें उस पर पानी में मिला के तो वो ठीक हो जाता है। यानी आत्मरक्षा में भी एसिड और बेस चैप्टर से हम लोग को बहुत अच्छा एक सीख मिलता है कि मधुमक्खी का डंक हो या कोई भी डंक हो, अगर आपको कुछ छोटे मोटे जीव जंतु काट लेते हैं तो वो उसका डंक में अम्लीय पदार्थ वो छोड़ देता है, जिसके कारण जलन होती है। और इलाज कैसे करेंगे, तो बेकिंग सोडा जो कि एक बेस माना जाता है, बेस को वाटर में घोल के यानी लिक्विड बना के एक लेप लगाने से दुर्बल क्षारक से उसका उपयोग करके हम दूर कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है लवण और उसके उपयोगी रसायन, यानी सॉल्ट एंड इट्स इम्पोर्टेंट जो केमिकल्स है वो कैसे बनता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया से लवण का निर्माण होता है। ऑलरेडी हम लोग जान गए हैं कि उदासीनी अभिक्रिया होता क्या था, एसिड प्लस बेस जो होता था वो सॉल्ट देता था और प्लस वाटर यानी H2O देता था। तो उदासीनी अभिक्रिया इसलिए बोलते थे क्योंकि एसिड का पावर चूँकि 7 से कम है, बेस का पावर 7 से ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा है बेस का पावर, तो दोनों के बीच क्या होगा कि रिएक्शन होगा ना, तो इसको 7 के ही आसपास छोड़ेगा। सॉल्ट का पावर जो होता है ना pH 7 ही होता है, तो इसीलिए बोलते उदासीन कर दिया, यानी ना एसिडिक रहा माध्यम ना बेसिक रहा, दोनों को मिलाए तो 7 के आसपास आ गया वो। तो ये हो गया उदासीनी अभिक्रिया। तो उदासीनी अभिक्रिया से लवणों का निर्माण होता है। अब चलते हैं, लवण का नाम रासायनिक सूत्र होगा, फिर बनाने के लिए जो प्रयुक्त होता है वो होगा पदार्थ, और फिर तीसरा क्या है कि उपयोग क्या होगा।
तो देखते हैं बारी बारी से। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड, फर्स्ट वन इज सोडियम क्लोराइड NaCl। आप घर में जो नमक का यूज़ करते हैं वो NaCl ही है हमारा है। बनाएंगे कहाँ से? तो बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ जो है हमें समुद्र का जल यानी कॉमन साल्ट जो है समुद्र का जल से ही बनाते हैं। दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। NaOH कहाँ से बनाएंगे? तो NaCl का ब्रायन विलियन से ये बनता है। तीसरा है, पहले हम लोग लवण का नाम, बनाने के प्रयुक्त पदार्थ कर लेते हैं, फिर उपयोग वाला भी पढ़ेंगे। तो सोडियम क्लोराइड का क्या था? समुद्र का जल, कॉमन साल्ट से वो बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का क्या था? तो ये एक बेस है बहुत अच्छा। NaOH जो बनता है NaCl का ब्रायन विलियन से बनता है। अब व्यंजक चूर्ण है CaOCl2। व्यंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है CaOCl2, जिसको बनाते कहाँ से हैं? तो शुष्क बुझा हुआ चूना यानी CaOH का होल 2 प्लस Cl2 का रिएक्शन करवाएंगे तो CaOCl2 बन जाएगा। ये बहुत फेमस है, एग्जाम में भी पूछा जाता है कि व्यंजक चूर्ण बनाने के लिए फॉर्मूला जो है, मतलब वो केमिकल रिएक्शन क्या होगा? तो सिंपल है कि CaOH का होल 2 जो है प्लस Cl2 अगर आप मिक्स करते हैं तो ये बन जाता है, ये बनाता है CaOCl2। अब है नेक्स्ट इसके बाद बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का क्या है? NaHCO3। बेकिंग सोडा वही सोडा है जो आप घरों में यूज़ करते हैं, और अभी जस्ट बात कर रहे थे कोई भी छोटे मोटे जीव जंतु जो डंक मारते हैं तो उनसे, कीड़े मकोड़े जो डंक मारते हैं उनसे बचने के लिए भी आप इसका लेप लगाते हैं। तो NaHCO3 कहाँ से बनेगा? तो बनाने के लिए प्रयुक्त जो पदार्थ है वो होगा NaCl, NH3CO और H2O। ये सब मिला के आप बना सकते हैं, इन सबों का यूज़ करके आप बना सकते हैं। ना इसके बाद पांचवा जो हमारा है वो है धोने का सोडा Na2CO3.10H2O। इसमें पूछा भी जाता है कई बार कि इसमें वाटर का क्रिस्टलाइजेशन वाला जो मॉलिक्यूल है, मतलब कितना वाटर का मॉलिक्यूल इसमें ऐड हुआ है, तो 10H2O यानी 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का यूज किए हैं। कभी भी धोने का सोडा का फॉर्मूला पूछा जाए तो कंप्लीट फार्मूला यही होता है। Na2CO3 इनकम्प्लीट फार्मूला है, इसलिए जब भी आप लिखें तो Na2CO3.10H2O, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर जो है ना 10 मॉलिक्यूल उसमें आता है। अब बेकिंग सोडा को गर्म करके बनाने के लिए जो प्रयुक्त पदार्थ है वो बेकिंग सोडा को गर्म करके आप बना सकते हैं इसको। और अब चलते हैं उपयोग पे। एक और हमारा ब्लीचिंग पाउडर वाला छूटा हुआ है। एक हमारा बचा हुआ था लास्ट वाला 6th, प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.12H2O, यानी इसमें क्रिस्टलाइजेशन का मॉलिक्यूल जो है हाफ H2O लगी होती है। अब इसमें जो है वो इसको बनाते कैसे हैं, इसके लिए प्रयुक्त पदार्थ क्या यूज़ करना पड़ेगा? तो जिप्सम CaSO4.2H2O। ये सब फॉर्मूला एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, आप इसको लर्न रख सकते हैं। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछा जा सकता है कि CaSO4 में कितने सारे क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल होते हैं, तो हाफ H2O लगा होता है। और अगर आप पूरे के पूरे प्लास्टर ऑफ पेरिस को इसका फॉर्मूला याद रखना चाहते हैं तो ये CaSO4.12H2O होता है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.2H2O। इसमें क्रिस्टलाइजेशन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं। तो यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए हमको जिप्सम चाहिए, उसको 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है, तब जाके वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो ये तो था कि हमारे केमिकल कैसे बनते हैं, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया से जो लवण हम लोग को मिलता था और इस लवण से कैसे कैसे हम लोग इस केमिकल पे पहुँचे। अब उपयोग का हम लोग देखेंगे, ये 6 जो पढ़े अभी उसी का उपयोग हम देखेंगे। अब इसका उपयोग देखते हैं। तो पहला जो हम लोग NaCl पढ़े थे, कॉमन साल्ट जिसको बोलते थे, जो घरों में हम लोग यूज़ करते हैं नमक के रूप में, तो इसका उपयोग तो सिंपल है कि भोजन और अन्य रसायनों का प्रारंभिक पदार्थ जो है सब्जी बनाने में या भोजन बनाने में हर जगह हम लोग नमक का यूज़ कर लेते हैं NaCl। दूसरा जो हम लोग पढ़े थे NaOH, उसका उपयोग कहाँ करेंगे? तो साबुन या कागज़ बनाने में, क्लोर क्षार प्रक्रिया में भी यूज़ करते हैं। तीसरा हमारा था CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर, तो पीने के पानी को जीवाणु मुक्त करने और कपड़ों के विरंजन में, ये सब आपको पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि कहाँ किसका क्या यूज़ होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ हम लोग करते हैं पीने के पानी को जीवाणु मुक्त करने के लिए, और कपड़ों के विरंजन में भी यूज़ करते हैं। NaHCO3 जो बेकिंग सोडा हम लोग पढ़े थे, तो बेकिंग सोडा को खाने को खास्ता बनाने
एंटासिड के रूप में और अग्निशामक में यूज़ करते हैं। तो खाने को खस्ता बनाने यानी स्पंजी यानी फ्लफी बनाने में बेकिंग पाउडर का यूज़ होता है। आप केक्स में, ब्रेड्स में यूज़ करते हैं। एंटासिड हम लोग पढ़े थे क्या? तो एंटासिड होता था जब कोई छोटे कीड़े मकोड़े काट लेते थे, मधुमक्खियाँ वगैरह डंक मारती थी, तो हम लोग एंटासिड के रूप में उसको यूज़ कर लेते थे, जिससे उसका लेप लगाने से उसका जलन कम हो जाता था। और अग्निशामन में भी यूज़ करते हैं। Na2CO3 10H2O, ये जो पढ़े थे हम लोग, धोने वाला सोडा जो था, वॉशिंग पाउडर जो था, उसका हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे? तो कांच, साबुन, कागज़ उद्योग में, घरों की सफाई में, और कपड़ा तो साफ़ करने के लिए यूज़ करते ही हैं। तो इन सब जगह यूज़ होता है। जिप्सम से जो बनता था CaSO4 हाफ H2O, यानी ये जिप्सम से क्या बनता था? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका यूज़ कहाँ करते हैं? तो टूटी हड्डियों को जोड़ने में, मूर्तियाँ बनाने में, सतह को चिकना बनाने में, और पीओपी जो करवाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस को शॉर्ट में पीओपी भी बोला जाता है। तो घरों में डिज़ाइन जो बनवाते हैं ना, इंटीरियर आप डिज़ाइन या एक्सटीरियर डिज़ाइन बनवाते हैं, दीवार में, वॉल में और सीलिंग में, तो ये सारा बनाता है ये हमारा पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनता है। तो ये सारे यूजेस ना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। आप जस्ट इसको लर्न कर लीजिए 2-3 बार रिवाइज़ करके, 2-3 बार वीडियो देखने से आपको रिवाइज़ हो जाएगा। और इसको याद रखिए क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर, ये लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब अगेन एंड अगेन। थैंक्स फॉर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल।